नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण चैप्टर 7 संघवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जानेंगे और मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। इसको समझने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और एक बार और आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आज हम संघवाद के प्रश्नों को जानेंगे। ये मित्रों कक्षा 11वीं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो पीएससी, यूपीएससी या स्टेट जो पीएससी एग्ज़ाम होती है उसके लिए और कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। संघवाद का चैप्टर है, आप इसको अच्छी तरीके से देखें, आपकी परीक्षा में बहुत ही काम आएगा। मुख्य बिंदु जान लेते हैं पहले। 1990 के दशक में नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः बनाए गए: झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़। यानी कि बिहार को दो टुकड़ों में बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश को उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ऐसे दो भागों में विभाजित किया गया। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की। सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहां की शक्तियों का अतिशय संगठन और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां थी। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों के रूप में विभाजित हुए। 1958 में वेस्टइंडीज संघ फेडरेशन ऑफ वेस्टइंडीज का जन्म हुआ। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। बात करते हैं आगे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय सम्मेलन बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया की तीन बड़ी जातीयताएं एरुबा, इबो और हाउसा फुलानी हैं। 1979 वे सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 1 की बात करें तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जिनकी पहली सूची में विनिर्दिष्ट है। अनुच्छेद 2 संविधान के दो अन्य अनुच्छेद 33 और 44 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब किसी देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन, मार्शल लॉ लागू हो जाए। 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी थी। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। 1977 की बात करें तो 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया था। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356 है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। सन 1959 में केरल में, सन 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। 1980 की बात करें तो 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई जिसके प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की गई। 1956 की बात करें तो 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन किया गया। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। अब अनुच्छेद 370 की बात करते हैं जो अभी इसको हटाया गया है। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई थी। जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था। भारत विभाजन के समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किसी एक में शामिल होने का इसके पास विकल्प था। अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में एक अंतर यह है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता है। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व यहाँ पर लागू नहीं होते थे।
भारतीय संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में आपातकाल लागू हो सकता है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बढ़ गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। अब अभ्यास प्रश्नावली को समझ लेते हैं। नीचे कुछ घटनाओं की सूची दी, इनमें से आपको संघवाद की कार्यप्रणाली के रूप में चिन्हित करना है और क्यों। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जीएनएलएफ नेतृत्व दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को छठी अनुसूची में वर्णित दर्जा देने की घोषणा की। वर्षा प्रभावित प्रदेशों के लिए सरकार कार्य योजना लाएगी। दिल्ली के लिए नया आयुक्त। मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। केंद्र ने धन दिया, हम बिहारियों को बताएंगे कि मुंबई में कैसे रहना है। सरकार को भंग करने की मांग। एनडीए सरकार ने नक्सलियों से हथियार रखने को। एक एक बिंदु को मैं आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। उदाहरण क में सही संघीय प्रणाली की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि इससे सांस्कृतिक और भौगोलिक समीक्षा के आधार पर स्वायत्त परिषद का निर्माण कर शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिससे उन निश्चित क्षेत्र का वहाँ के स्थानीय लोगों की इच्छा व अपेक्षाओं के अनुसार विकास हो सके। दूसरा है ख वाला। उदाहरण ख भाग भी वास्तविक और संघीय प्रणाली की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें केंद्र उन राज्यों से खर्चों का ब्यौरा मांगता है जो वर्षा से अधिक प्रभावित हुए हैं, उनको आवश्यक सहायता दी जा सके। तीसरा उदाहरण घ में भी वास्तविक संघीय प्रणाली की स्थिति है। घ वाला देख लेते हैं अपन। ये मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय से इसमें संघीय स्थिति है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था है। बताएं कि कौन सा कथन सही होगा और क्यों। संघवाद से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि विभिन्न क्षेत्र के लोग मेलजोल से रहेंगे और इसे इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही संस्कृति दूसरे पर लाद दी जाएगी। अलग अलग किस्म के संसाधनों वाले दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक लेन देन को संघीय प्रणाली में बाधा पहुंचेगी। और तीसरा ग है, संघीय प्रणाली इस बात को सुनिश्चित करती है कि जो केंद्र में सत्तासीन है उनकी शक्तियां सीमित रहें। पहला कथन इसमें सही है, क्योंकि संघीय प्रणाली में सभी को अपनी अपनी संस्कृति के विकास का पूरा अवसर प्राप्त होता है। इसमें यह भी भय नहीं रहता कि दूसरे पर संस्कृति लाद दी जाएगी। तीसरा कथन भी हम सही मान सकते हैं, क्योंकि संघीय प्रणाली में स्थितियों का केंद्र व प्रांतों में बंटवारा करके केंद्र की शक्तियों को सीमित किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम के संविधान के कुछ प्रारंभिक अनुच्छेद नीचे लिखे गए हैं, इसके आधार पर बताएं कि बेल्जियम में संघवाद को किस रूप में साकार किया गया है। भारत के संविधान के लिए कुछ ऐसा ही अनुच्छेद लिखने का प्रयास करके देखें। शीर्षक 1, संघीय बेल्जियम, इसके घटक और इसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1, बेल्जियम एक संघीय राज्य है जो समुदाय और क्षेत्रों से बना है। अनुच्छेद 2, बेल्जियम 3 समुदायों से बना है, फ्रेंच समुदाय, फ्लेशिया समुदाय और जर्मन समुदाय। अनुच्छेद 3 की बात करें तो बेल्जियम 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है, वेलून क्षेत्र, फ्लेमिश क्षेत्र और ब्रुसेल क्षेत्र। अनुच्छेद 4 की बात करें तो बेल्जियम में 4 भाषाई क्षेत्र हैं, फ्रेंच भाषी क्षेत्र, डच भाषी क्षेत्र, ब्रुसेल्स की राजधानी का द्विभाषी क्षेत्र, जर्मन भाषी क्षेत्र। राज्य का प्रत्येक कम्यून इन भाषाई क्षेत्रों में से एक का हिस्सा है। अनुच्छेद 5 की बात करें तो वेलून क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 5 प्रांत हैं, वेलून ब्राबेट, हेनाल्ट लेक, लग्जमबर्ग, नामूर। फ्लेमिश क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रांत हैं एंटीवर्प, फ्लेमिश ब्रामेट, वेस्टल फ्लैंडर्स, ईस्ट फ्लैंडर्स, लिम्बर्ग। बेल्जियम के विवरण से ये स्पष्ट है कि बेल्जियम समाज एक बहुसंख्यक समाज है। इसमें विभिन्न जाति, भाषा, बोली के लोग रहते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों और प्रांतों में रहते हैं। भारतीय संघ के संघीय समाज हैं, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, बोली व भाषा के लोग रहते हैं, जिसमें अनेक भौगोलिकताएं हैं। भारत ऐसे 29 राज्यों का संघ है। भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया है। भारत में एक संघीय शासन प्रणाली है, परंतु इसमें अनेक एकात्मक तत्व हैं, जिनको भारतीय एकता अखंडता की सुरक्षा के लिए शामिल किया गया है। संविधान की स्कीम के आधार पर केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य अपने क्षेत्र में प्रभावकारी हैं, परंतु मुख्य विषयों पर केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। शक्तियों का बंटवारा भी केंद्र के पक्ष में अधिक है। यद्यपि प्रशासन के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में प्रांत आपसी सहयोग के आधार पर काम करते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना करें कि आपको संघवाद के संबंध में प्रावधान लिखने हैं। लगभग 300 शब्दों का एक लेख है, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर आप सुझाव हो। पहला बिंदु है, केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो।
बहुल समाज में सभी वर्गों के विकास के लिए अनेक हितों की रक्षा के लिए प्रजातंत्र संघीय शासन प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। संघीय ढांचे का निर्माण संविधान की योजना के आधार पर तय किया जाना चाहिए। दूसरा है वित्त संसाधनों का वितरण। संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे से है। संघ का निर्माण संघीय सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, जिसमें संघ और राज्यों की मर्जी पर आधारित होना चाहिए। प्रांतीय व क्षेत्रीय विषयों पर राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए। संघ के पास केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की महत्व होना चाहिए। अब राज्यपालों की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक मुखिया होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर करता है। राज्यपाल राज्यों में महत्वपूर्ण पद हैं, जो संवैधानिक मुखिया के साथ साथ केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल के पद की इस स्थिति के कारण इसका राजनीतिकरण हो गया है, अतः संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक होगा कि इस पद का दुरुपयोग न हो और राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों के मुख्यमंत्री का परामर्श लिया जाना चाहिए। वह इस पद योग्य और निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति की जाना चाहिए। तो साथियों, आज संघवाद का फर्स्ट भाग मुख्य बिंदु और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने समझा है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।